चलो देखो, पढ़ना चालू किया था हम लोगों ने हिंदी, और हिंदी की शुरुआत में मैंने किया था तो ये भी बताया था कि हिंदी को आप नाधा न भी लिख सकते हैं द के अंदर, और बिंदी भी लगा देते हैं। तो उसको न ही क्यों पढ़ते हैं, कभी म पढ़ते हैं। जैसे गंदा है तो द गंदा लिखते हो तो ऐसे गंदा दो तरीके से लिख सकते हो आप। ऐसे ग लिखे यहाँ आधा न, और ये द गंदा हो गया। आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं गंदा न, जैसे चंदा हो गया, गंदा हो गया, गंभीर हो गया न, चम्मच हो गया, गंभीर ऐसे भी लिख सकते हैं न। तो गंभीर ऐसे भी लिख सकते हैं, गंभीर ऐसे भी लिख सकते हैं। एक जगह देखो, इस बिंदी को यहाँ म पढ़ रहे हो और यहाँ बिंदी को न पढ़ रहे हैं, कहीं इया पढ़ेंगे कहीं अंगा पढ़ेंगे। इसका मेन कारण है द, और इसका मेन कारण है भ। द का अंतिम वर्ण कौन होता है, त थ द ध न, तो इसीलिए यहाँ न पढ़ते हैं। और भ का अंतिम वर्ण कौन होता है, प फ ब भ म, तो इसका अंतिम वर्ण म होता है, इसलिए इस बिंदी को म पढ़ते हैं। पहला ही मैंने ये बताया था। फिर बताया था कि हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद और बताया था आगे कि हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को पारित किया गया मनाने के लिए, लेकिन पहली बार मनाया गया 14 सितंबर 1953 को। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। और सब बताया था कि मैंने जो हमारे यहाँ भाषाएं बोली जाती हैं उसकी अपनी लिपियां होती हैं। लिपि मतलब जैसे हम क लिखते हैं ऐसे गुजराती में क नहीं होगा, जैसे हम लोग क लिखते हैं ऐसे मराठी में क नहीं होगा, जैसे हम लोग क लिखते हैं ऐसे उर्दू में क नहीं होगा। सबका अपना अपना क्या होगा, लिपि होगा। जैसे पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, और जैसे मराठी है तो मराठी लिपि ही है। यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जिसके नाम पर ही, राज्य के नाम पर ही लिपि है। लेकिन जैसे तेलुगु है ना, तमिल है, तमिल लिपि में। तमिल किस भाषा में लिखी जाती, तमिल लिपि में। लेकिन जैसे पंजाबी है तो गुरुमुखी लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में। और ये सब लिपियां कहाँ से आई हैं, ब्राह्मी लिपि से। कहाँ से, ब्राह्मी। जैसे आपसे पूछेगा देवनागरी लिपि कहाँ से लिया गया है, तो ब्राह्मी लिपि से। फिर आपको बताया था हिंदी का विकास कालक्रम कैसे हुआ। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ। सबसे पहले आया संस्कृत। संस्कृत का दो भाग हुआ, एक का आया पाली और एक का आया प्राकृत। अब मैंने ये पाली बताया, संस्कृत के दो भाग, वैदिक और लौकिक। उसके बाद पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, अवहट्ट आया, और फिर हिंदी आया। ठीक इतना कहने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास तब कहा जाता है जब किसी के साथ क्या लगा हो, डेट। बिना डेट का कोई इतिहास नहीं है। इतिहास का सीधा सीधा अर्थ होता है डेट से, बीती हुई घटनाओं से। बीती हुई घटनाओं को ही हम इतिहास कहते हैं। और घटनाएं कब घटी हैं उसके डेट को अगर हम उसमें जोड़ दें तो वही कहलाने लगता है क्या, इतिहास। तो हमने वैदिक संस्कृत जो देखा वो 2000 से 1000, फिर लौकिक 1000 से 500, लौकिक के बाद पाली आया 500 से 0, फिर पाली के बाद प्राकृत आया 0 से 500, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया 500 से 1000, फिर अपभ्रंश से अवहट्ट आया ना 1000 से 1100 या 900 से 1100, और उसके बाद अवहट्ट के बाद आया हिंदी। हिंदी आया कहाँ, हिंदी का 3 कालक्रम हुआ, एक प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। कहीं कहीं 1100 से 1350 देता है ना, कहीं कहीं 1050 से 1350 देता है, कहीं कहीं 900 से 1350 देता है। आपके यहाँ ही किताब में दिया है, राजीव देखेंगे अलग दिया है, अरिहंत देखेंगे अलग दिया है। अरिहंत में 1050 से 1350 दिया है, राजीव में शायद 1150 से 1350 दिया है, और एक में 900 से 1350 दिया है। तो ये है प्राचीन हिंदी। फिर मध्यकालीन 1650 से 1850, मध्यकालीन सब में यही दिया है। नहीं, राजीव में 1643 से 1843 दिया है, देखना मिलेगा। राजीव अब देखेंगे किताब तो 1643 से 1843 दिया है, और हम बता रहे हैं 1650 से 1850, और आधुनिक जो रहा 1850 से अब तक रहा। क्लियर, ये मैंने बता दिया था। 1850 से अब तक का जो समय सीमा रहा वो आधुनिक का। और इस आधुनिक को भी आपने कई कैटेगरी में बांटा, भारतेंद्र युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, द्विवेदी युग। भारतेंद्र युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग, फिर प्रयोगवाद युग, फिर नई कविता ना। और इसमें बहुत सारा कैटेगरी है, जब वहाँ पहुँचेंगे तो पढ़ेंगे। इसके बाद आपको मैंने ये बताया
कि हिंदी में कुल बोलियों की संख्या 18, कभी कभी दक्कनी यानी मेरठ वाले को शामिल नहीं करते तो बोलियां हो जाती हैं 17। उपभाषाओं की संख्या है कितनी? 5। और उसके बाद ये जो 17 बोलियां या 18 बोलियां निकली हैं, ये हिंदी से नहीं बल्कि अपभ्रंश से निकली हैं। इसीलिए अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिससे जन्म हुआ है हिंदी भाषा का, हिंदी बोलियों का, वो कौन रहा? अपभ्रंश रहा। इसीलिए अपभ्रंश को हिंदी की जननी और संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। इसमें 18 बोलियों को आपने 3 कैटेगरी में बांटा था। अपभ्रंश के 3 शाखाएं, सौर सेनी, अर्धमागधी, मागधी। और सौर सेनी के भी 3 भाग। कौन कौन? पश्चिमी, पहाड़ी और राजस्थानी। पश्चिमी, पहाड़ी और राजस्थानी। और अर्धमागधी का था पूर्वी, और मागधी का था बिहारी। और पश्चिमी हिंदी के 6 कैटेगरी। कितने? 6। तो 5 जो हुआ कंप्लीट, पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी, उसके बाद पूर्वी और बिहारी, ये 5 उपभाषाएं हैं। और इन्हीं 5 उपभाषाओं से 17 या 18 बोलियों का जन्म हुआ। 17-18 क्यों बोल रहे हैं, मैंने आपको ये बहुत डिटेल में बताया है। इसके बाद 18 में पश्चिमी हिंदी से 6 भाषाएं हुई। पहला का नाम क्या रहा? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा बोली है, ब्रजभाषा भाषा नहीं बल्कि ब्रजभाषा हो जाएगा। ब्रजभाषा के बाद कन्नौजी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी, कौरवी, कौरवी को खड़ी बोली, और दक्कनी, दक्कनी को मेरठ वाला कहते हैं। ये तो हुआ 6 किसके अंतर्गत? पश्चिमी। फिर आ जाएगा राजस्थानी। राजस्थानी में मेवाती, मालावी, मारवाड़ी, जयपुरी। उसके बाद आ जाएगा पूर्वी, पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली। और पूर्वी का ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और फिर इसके बाद मैंने बताया था कि बिहारी हिंदी का मगही, मैथिली और भोजपुरी। फिर आपको पढ़ाना चालू किया था वांग्मय। वांग्मय माने वाक जमा मय से बना है। वाक का अर्थ होता है भाषा। भाषा संचार का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। यानी जो हम बोलते हैं उसका विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? भाषा के माध्यम से किया जाता है। ठीक, तो भाषा कई हो सकती है। अब भाषा अपना अपना समझने का तरीका है, और भाषा 2 तरीके से हो सकता है। एक भाषा व्यापक और एक भाषा होता है सीमित। व्यापक भाषा कौन सा भाषा? पशु पक्षियों का भाषा, संकेत की भाषा, ये सब व्यापक भाषा। लेकिन जो मुद्रित या लिखित है, लिखित जैसे कापी कलम में लिखे हो तो लिखित है, और किसी धातु में अगर लिख दिए हो, जैसे 1 रुपए के सिक्के में लिखा गया है तो मुद्रित है, टंकित है। मुद्रित या टंकित, ठीक, ये मैंने बता दिया था। इसके बाद भाषा को, वांग्मय को आपने बांटा था साहित्य वांग्मय। साहित्य वांग्मय को 3 भाग में, वार्ता, शास्त्र और साहित्य। वार्ता को आपने देखा था कि जो वार्ता है इसमें अर्थ महत्वपूर्ण होता है, शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता। अर्थ महत्वपूर्ण कहने का क्या है? रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। खट्टे, इसका अर्थ यहाँ दूसरा है, उनको परिश्रम करने के लिए मजबूर कर दिया कि नींबू रगड़ दिया उनके दांतों पे, नहीं ना। तो इसका अर्थ जैसे अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, नाको चने चबाना। क्या नाक से कोई आदमी चना चबाता है? इसका अर्थ महत्वपूर्ण है, इसका शब्द महत्वपूर्ण नहीं। इसी को कहते हैं वार्ता। वार्ता में हम वो समझ पाएगा, वार्ता 2 लोगों के बीच होता है, 2 से अधिक लोगों के बीच, लेकिन वो वही समझ पाएंगे जो उस कोड में भाषा को समझ पाएंगे। 2 लोग, अगर 2 मित्र बात करते हैं, आप वहीं बगल रहोगे, समझ नहीं पाओगे क्या बात कर रहे हैं। कोडिंग बात चलता है, इसी को कहा जाता है वार्ता। वार्ता के बाद आता है शास्त्र। शास्त्र में शब्द महत्वपूर्ण होता है, उसमें अर्थ कोई महत्वपूर्ण नहीं। जैसे जितना भी विज्ञान है ये कौन है? शास्त्र है। हाँ, विज्ञान जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये शास्त्र है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा भी और भी जो भी हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? शास्त्र के अंतर्गत। समझ गए कि नहीं? शास्त्र में शब्द महत्वपूर्ण, जैसे गुरुत्वाकर्षण आ गया तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब गुरुत्वाकर्षण ही, यानी जो पृथ्वी पे किसी चीज को अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। इसका दूसरा अर्थ है कि यही है, तो इसमें शब्द महत्वपूर्ण है, इसमें अर्थ का कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है साहित्य। साहित्य वांग्मय। कौन सा? साहित्य वांग्मय। साहित्य क्या होता है? जिसमें शब्द और अर्थ न में बराबर हो, यानी शब्द और अर्थ समान उतना ही महत्व रखते हो। शब्दों का भी महत्व कहीं कहीं रहेगा, कहीं कहीं अर्थ का भी महत्व रहेगा, तो उसी को कहते हैं क्या? हाँ, साहित्य। साहित्य तो साहित्य इतना परिभाषा देने से पूरा कंप्लीट साहित्य नहीं हो जाएगा।
साहित्य के लिए और भी जरूरी परिभाषा है। इतना कहने से अभी परिभाषा पूर्ण नहीं हुआ, अभी परिभाषा क्या है, अधूरा है, अधूरा। अभी देखो हम साहित्य का परिभाषा लिखते हैं। पहले साहित्य क्या है, वांग्मय साहित्य। साहित्य में क्या क्या लिखवाए हैं आप, वांग्मय, वाक माने वाक और मय से मिलकर बना, वाक माने भाषा, तो है हाँ नहीं पूरा इसको लिखवाए होंगे। साहित्य, हाँ साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहाँ शब्द और अर्थ के बीच न महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहाँ शब्द और अर्थ, यानी शब्द भी उतना ही महत्व रखेगा, अर्थ भी उतना ही महत्व रखेगा न, तो शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। समझ गए? तो साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहाँ शब्द और अर्थ के बीच, साहित्य वांग्मय का, वांग्मय का, वांग्मय का, वांग्मय का वह हिस्सा है, वह हिस्सा है जहाँ शब्द और अर्थ के बीच, जहाँ शब्द और अर्थ के बीच, अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है, महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। होती, कभी शब्द महत्वपूर्ण होगा तो कभी अर्थ महत्वपूर्ण होगा। इसमें शब्द भी महत्वपूर्ण होगा और अर्थ भी, इसमें दोनों, कभी कभी शब्द हावी होगा, कभी कभी अर्थ हावी होगा। हम दोनों देखेंगे, घबराओ मत। जब हम कभी काव्य पढ़ेंगे, कविताओं को पढ़ेंगे, तब वहाँ देखेंगे ना, बहुत अच्छे से वहाँ समझ लेंगे। अब इस साहित्य वांग्मय का इतना परिभाषा काफी नहीं है, इस साहित्य होने के लिए और भी जरूरी चीजें हैं। देखो अब साहित्य इतने से कह दोगे तो ये आधा अधूरा परिभाषा है। साहित्य होने के लिए और जरूरी है, साहित्य होने के लिए क्या क्या, तीन चीजें जरूरी है, तीन। इसमें शब्द और, पहला तो आपको इतना बता दिए कि यहाँ शब्द और अर्थ के बीच क्या होता है, शब्द और अर्थ ये दोनों बराबर होते हैं। कभी कभी शब्द महत्वपूर्ण हो जाएगा तो कभी कभी अर्थ, यानी शब्द और अर्थ के बीच क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होता है, प्रतिस्पर्धा। तो शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा, ये तो लिख दिया। इतने से काम चलने वाला है नहीं। स प्लस हित, साहित्य जो है स प्लस हित से बना है, स प्लस हित। स का अर्थ होता है समाज और हित का अर्थ होता है हित। तो जहाँ समाज का व्यापक हित छिपा हो उसे क्या कहते हैं, साहित्य। यानी इसमें क्या, समाज का व्यापक हित हो, समाज का व्यापक हित हो, व्यापक हित हो ना। जैसे कोई भी गाना ऐसा हो जो जिससे समाज की भलाई हो, जिससे समाज की भलाई हो, वो सामाजिक गाना है। आप लोग कहते होंगे ये सामाजिक गाना, इसे हम लोग अपने परिवार में सुन सकते हैं। और कुछ गाने ऐसे हैं जिसको आप परिवार में सुनने की बात छोड़ो, आप किसी दूसरे के साथ भी नहीं सुन सकते। समझ गए? ऐसे जो आजकल भोजपुरी वाले गा रहे हैं, देखते नहीं हो, तो उनका गाना ही कुछ पता नहीं क्या है, तो उनको समझना परिवार के साथ सुन सकते हो। उसमें समाज का हित है, समाज का हित नहीं बल्कि समाज का बदनामी है, हित नहीं बल्कि अहित है ना। ऐसा गाना गा दिए हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थ दूसरे लोग बहुत भयानक भयानक निकाल लोगे। समझ गए? तो ये है समाज का हित होना चाहिए। तो ऐसा कोई कविता हो या ऐसी कोई पंक्ति हो जिससे समाज का हित हो, उसी को कहते हैं क्या, साहित्य। समाज का व्यापक हित होना चाहिए, समाज का उसमें क्या छिपा हो, हित। अभी आधा ये देखो, शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा तो मैंने लिख दिया था। इतने से कंप्लीट परिभाषा नहीं होता किसका, साहित्य। साहित्य को जितना आप छोटा समझते हो उतना छोटा है नहीं। साहित्य में जब डूबोगे तब समझ में आएगा।
और तीसरा होता है कि इसमें क्या होना चाहिए, सौंदर्य या रमणीयता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सौंदर्य, सौंदर्य और या रमणीयता। यानी अगर आप पढ़ो, रमणीयता माने मधुरता भैया, मधुर हो। ऐसे ना कि पता चला क्यों गाना गावे आए साहित्य सुनावे ऐसा लगा तारे कान से खून चुई जाए, तो इसका मतलब वो रमणीयता उसमें नहीं, सुनने में अच्छा भी लगे, ऐसा लगने लगे कि अब बैठ जाओ थोड़ा सुन लो ना, सुनने में थोड़ा सा मस्त लगे, सौंदर्य हो, उसका लिखावट बनावट एकदम बढ़िया हो, और उसको जब सुनो बैठ के ना तो ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में मज़ा आ रहा है सुनने में। और उसके साथ साथ जब उसको सुनो तो उससे क्या हो, उसमें समाज का हित भी हो। जैसे कभी आपने ये सुना होगा कि एक गाना खूब चला था, पंछी फल लागे अति दूर ना, अरे है खूब बढ़िया, पूरा बड़ा सा है कि हाँ, अरे खूब ये साहित्य है। अब आप लोग नहीं जानते तो कुछ पता नहीं, मुझे पूरा याद नहीं है कि फल लागत अति दूर, हाँ कबीरदास के दोहे। अरे दोहा में आप लोग सुने होंगे, खूब सुने होंगे ये वाला कि हाँ वृक्ष कबहु न फल बंचे, रवि न संचे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ये देखो साहित्य है, यानी वृक्ष कभी अपना फल खाता है, समाज की भलाई के लिए वो अपना फल दे देता है। और नदी न संचे नीर, नदी कभी अपना पानी पीती है, पूरा समाज पीता है। तो देखो इसमें दो चीज पता चल रहा है, यानी नदी का सौंदर्य भी पता चल रहा है कि नदी इतनी विशाल है कि अपने पानी को स्वयं नहीं पीती बल्कि दूसरे को पिलाती है, और उसमें सौंदर्य भी है। पढ़ने में अब आप बैठोगे सुनोगे तो अच्छा लगेगा। और ये गाने पे बना है, पूरा गाना है, तो इसका मतलब इसमें सौंदर्य है कि नहीं है, रमणीयता है, सौंदर्य है। उसको पढ़ोगे तो उसमें आपको मजा आएगा। तो ये सौंदर्य होना चाहिए। तो साहित्य किसे कहेंगे, जहाँ शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा हो, समाज का हित छिपा हो और उसमें सौंदर्य या रमणीयता हो, उससे आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिलता हो। आप लोग गद्य में भी सुनते होंगे कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। जब छोटे थे आप लोग लिखते थे, बताइए इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिली कि हमको दूसरों पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सके दूसरों की भलाई करना चाहिए। लिखे हो तुम लोग, किए हो, तो यानी आप समझ रहे हो साहित्य का मतलब क्या है। ये है पूरा साहित्य में, जहाँ शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा हो, कभी शब्द हावी हो जाए तो कभी अर्थ हावी हो जाए ना, दोनों बैलेंस बना के चलें। दूसरी बात उसमें क्या हो, समाज, जो साहित्य आप पढ़ रहे हो उससे समाज का हित छिपा होना चाहिए। अगर हिंदी की किताब लिए हो तो हम बताएं कागज है, देखो इसमें एक दिया है, देखो आप सुनो, ये देखो साहित्य, इससे आपको दो चीजें मिलेंगी। कह रहा बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, यानी अगर आपकी संपत्ति बढ़ रही है, बढ़त बढ़त संपत्ति, अगर आपकी संपत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो अपने मन को आप मत बढ़ाइए, अपने मन को मत बढ़ाइए। घटत घटत सुफिर घटे वरु समूल को मिलाए, इसका मतलब समझ लो। जैसे अगर आपका संपत्ति बढ़े ना तो आप अपने मन को मत बढ़ाओ, क्योंकि संपत्ति का कोई भरोसा नहीं कि कब वो क्या हो जाए, घट जाए। और जब घट जाएगा तो उस तरह से, जैसे कभी तालाब में पानी बढ़ना चालू हो तो कमल जो है वो डंठल में खिलता है। कमल को आपने देखा कचड़े में खिलता है ना। पंकज कहते हैं, पंक माने होता है कीचड़ और ज माने होता है जन्म लेना। तो कीचड़ में जन्मा हुआ अर्थात कौन, कमल। तो पंकज, पंक प्लस ज, पंक माने होता है कीचड़ और ज माने होता है जन्मा। तो कभी आपने कमल के फूल को देखा होगा, जब पानी बढ़ने लगता है ना तो कमल का डंडा अपने आप क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अपने आप को बचाने के लिए जैसे जैसे तालाब में बारिश होगी और पानी बढ़ेगा तो डंठल अपने आप बढ़ता जाता है। डंठल ये नहीं होता पानी के साथ ऊपर होता जाए, बढ़ता जाएगा। और जब पानी घटना चालू होगा तो डंठल अब घट पाएगा, क्या होगा, लटक जाएगा। क्योंकि अब इतना बड़ा डंठल पे कमल टिक सकता है क्योंकि इतना बड़ा फूल होता है।
अब मान लो इतने बड़े डंडी में टिका था, लेकिन जब तालाब का पानी बढ़ना चालू हुआ तो उसका डंठल क्या होना चालू हुआ, इतना बड़ा। और एक तो पतला होता है, अब कमल तो इतना बड़ा पूरा रहा, लेकिन डंठल इतना बड़ा हो गया कि उसको संभाल पाने की क्षमता नहीं रही और कमल क्या हुआ, गिर गया। तो इसी तरह से व्यक्ति को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे व्यक्ति का मन बढ़ता है, अगर धन बढ़ता है तो अपने मन को नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या किस प्रकार, जैसे कमल के तालाब से भरे हुए पानी में जब पानी और बढ़ने लगता है तो कमल का डंठल बढ़ जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि तालाब का पानी जब सूखता है तो कमल का डंठल छोटा नहीं हो पाता और क्या होता है, गिर जाता है। उसी प्रकार अगर आपका धन बढ़ा और मन भी बढ़ गया तो धन के कम होने पर मन कम होने वाला नहीं है, फिर आपका सर्वनाश होना फिक्स है। समझ गए? ये है, ऐसा आप लोगों ने समाज में देखा भी होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे गांव में जो कमाने लगे होंगे तो उनके बात करने का स्टाइल चेंज हो गया होगा, और ऐसा सर्वनाश होता है, धीरे धीरे उनके घर का डाउनफॉल चलता है और ख़त्म बाजार हो जाते हैं। इतने प्रॉपर्टी वाले आदमी रहते हैं लेकिन अंत में कुछ नहीं बचता, सब बेच खा डालते हैं। बहुत सारे लोगों के गांव में होता होगा ना, ऐसा नहीं है, हर गांव में है ये। किसी किसी को आपने देखा भी होगा, बहुत संपत्ति रहा होगा, उस समय एकदम ताव में थे, अब धीरे धीरे डाउन होते चले गए, एकदम डाउन हो गए, अब बेचने की नौबत आ गई है। समझ गए? यही कहने का सेंस है इसमें। देखो समाज का भलाई भी है कि बता रहा है कि जिस तरह कमल का फूल पानी बढ़ने पे तालाब में उसका डंठल बढ़ने लगता है, उसी तरह से अपने मन को, धन बढ़ने पे अपने मन को बढ़ाओ मत, क्योंकि जब पानी घटेगा तो कमल का फूल गिर के मुरझा जाता है। अगर आप अपने मन को भी उसी तरह से बढ़ा लेंगे तो फिर आपका मन भी बाद में वो कम होने वाला नहीं है। जैसे अब पैसा ज़्यादा आने लगा तो आपका खर्च बढ़ गया, अब वो खर्च जल्दी कम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो या तो आप किसी चीज़, अपने खर्च को पूरा करने के लिए या तो क्या करोगे, किसी न किसी चीज़ को बेचोगे। और आदमी करते भी हैं, जब उनका आदत पड़ जाता है तो अपने खर्च को कम नहीं कर पाते हैं, पूर्वजों के बनाए हुए संपत्ति को बेच के क्या करते हैं, जीते खाते हैं। समझ गए? अब देखो समाज का क्या होना चाहिए, हित होना चाहिए और सौंदर्य या रमणीयता। इसमें देखो सौंदर्य भी है, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना रस निकलेगा। तो साहित्य किसे कहते हैं, अब आपको बता दिया कि शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा हो, उसमें समाज का व्यापक हित छिपा हो, और उस साहित्य में सौंदर्य या रमणीयता हो, सौंदर्य या रमणीयता हो। इसके नीचे कुछ और लिखे होंगे सौंदर्य या रमणीयता के, नहीं लिखवाए थे? हाँ, इसमें सौंदर्य या रमणीयता में बोले थे कुछ आपको, बोले थे सर, हम लिखे। समझ गए? इसमें सौंदर्य और क्या होना चाहिए, रमणीयता होना चाहिए। अब देखो हम लोग पढ़ना चालू करेंगे साहित्य को। साहित्य किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया। अब साहित्य को भी 3 कालखंड में बांटेंगे। कितने? 3। अब 3 वही आप जानते हो, एक गद्य और एक पद्य और एक चंपू काव्य। साहित्य के कितने भाग? 3 भाग। साहित्य के कितने भाग? 3, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। साहित्य को कितने कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे हम? 3 कैटेगरी में। साहित्य किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया, साहित्य किसे कहते हैं मैंने आपको अच्छे से बता दिया। ठीक, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। गद्य, पद्य और क्या? चंपू काव्य। गद्य है, पद्य, गद्य और चंपू काव्य। हाँ बता रहे। गद्य, पद्य और चंपू काव्य। देखो गद्य किसे कहेंगे, पद्य को अंग्रेजी में पोएट्री कहते हैं। आप लोग पढ़ते भी होंगे अंग्रेजी में पोएट्री में कविता रहता है, प्रोज पूरा रहता है। तो पोएट्री को, पद्य को और भी कहते हैं, काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य। हिंदी में जब आप लिखते हो पद्य, आप पढ़ते हो तो लिखते हो जो भी प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक न, इससे लिया गया है। तो ये है कविता, इसी को कहते हो। इसी को क्या कह देते हो? कविता भी कहते हो। गद्य को आप प्रोज कहते हो। क्या कहते हो? प्रोज ना। और ये चंपू काव्य जो है, जिसमें पद्य और गद्य दोनों का मिश्रण हो, इसमें गद्य और पद्य का क्या हो? मिश्रण हो। चंपू काव्य एक है यशोधरा, हाँ सप्लीमेंट्री, यशोधरा
यशोधरा जो है ना, ये चंपू काव्य है। 1900 से 1930 के दरमियान लिखा गया था। ये 1900 से 1930 के दरमियान लिखा गया है, ये याद रखना। और ये किसकी है? यशोधरा चंपू काव्य है। यही एक चंपू काव्य है जो बहुत फेमस है, समझ गए। और याद रखना, ये पूछता है यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। किसकी? अब यहाँ से चालू हुआ आपका लेखक, आज से चालू मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण आज से याद रखना। अब आपका ये चालू कहानी, अब आपका ये कहानी चालू हुआ। पहला ही प्रश्न आज से बनना चालू कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया था वो किस सिलेबस में आपके नहीं था, जानना जरूरी था। साहित्य पढ़ रहे हो, साहित्य पता ही नहीं, डायरेक्ट पहुंच गए यहाँ। हम चाहते थे यहीं से लिखाते कि चंपू काव्य है। चंपू काव्य को लिखा किसने? 3 होता है साहित्य के अंतर्गत, गद्य, पद्य और क्या? चंपू काव्य। गद्य किसे कहते हैं बता देता, पद्य किसे कहते हैं बता देता, और चंपू काव्य किसे कहते हैं बता देता। और उसके बाद कहता चंपू काव्य में लिखा है यशोधरा, और यशोधरा किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। आज से चालू ये याद रखना। क्या होता? 2 दिन 3 दिन का टाइम बच जाता। लेकिन आप जानते साहित्य किसे कहते हैं? अगर कोई पूछ ले साहित्य किसे कहते हैं तो बता पाते? अब अच्छे से बता पाओगे। साहित्य जिसमें शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा हो ना, महत्व की प्रतिस्पर्धा हो, या नहीं लड़ाई हो, महत्व की प्रतिस्पर्धा हो। कभी शब्द महत्वपूर्ण हो जाए तो कभी अर्थ महत्वपूर्ण हो जाए, और इसमें समाज का हित छिपा हो, और उसमें सौंदर्य या रमणीयता हो, तो उसी को हम कहते हैं साहित्य। और साहित्य को आप 3 क्रम में पढ़ेंगे, गद्य पढ़ेंगे, पद्य पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? चंपू काव्य। चंपू काव्य हम पढ़ेंगे ही नहीं, केवल यही पूछता है कि यशोधरा किसकी रचना है न, और किस दरमियान लिखी गई है? 1900 से 1930 के दशक में लिखी गई है। और ये मैथिली शरण गुप्त की क्या है? रचना है। और ये एक चंपू काव्य है जो गद्य और पद्य के मिश्रण से बना हो। पूछेगा यशोधरा किसकी रचना है, और 4 विकल्प दिया रहेगा, 4 राइटर का नाम दिया रहेगा। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण। अरे आप लोग परीक्षा दिए हो हिंदी वाला, ये पूछेगा ही नहीं, ये नहीं पूछेगा आपके यहाँ। ये पूछेगा तो बड़े परीक्षा में पूछेगा। आपके यहाँ पूछेगा कैसे जानते हो? जो मैं आपके यहाँ बता रहा हूँ उसको सुनो। आपके यहाँ पूछेगा कि तितली किसकी रचना है, कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तो उसमें 4 विकल्प दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और एक और, चारों लेखक का नाम रहेगा। तो तितली आप अगर पढ़े रहोगे जानते हो जयशंकर प्रसाद का, कंकाल जानते हो जयशंकर प्रसाद का, चिंतामणि निबंध है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पता चला पढ़े ही नहीं हो। जैसे आ गया कहेगा कि यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। अब पढ़े रहोगे तब लगा लोगे किसकी है, और नहीं पढ़े रहोगे तब नहीं लगा पाओगे। लाना आप होगा, पेपर दिए हो ना हिंदी के छमाही, उसमें 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसा रहा होगा। हिंदी की पहली कहानी कौन रही है? इंदुमती। हिंदी की पहली कहानी, तो पहली कहानी कौन रही? पहला उपन्यास कौन रहा? पहली डायरी कौन रही? पहला यात्रा वृत्तांत कौन रहा? पहला आत्मकथा कौन रहा? ये सब हम पहला लिखाएंगे। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे सब कुछ बताते जाएंगे, घबराओ मत, सब कुछ याद करा देंगे। जैसे पहली कहानी इंदुमती न किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। सब बता देंगे, घबराओ मत। धीरे धीरे जैसा जैसा आता जाएगा सब बताते जाएंगे, समझ गए? ये है पूरा। अब देखो इसमें पोइट्री जो होती है, पोइट्री किसे कहेंगे? ये काव्य जो है, काव्य को कविता भी कहते हो। पोइट्री होने के लिए 3 चीज होना चाहिए। कोई पोइट्री कब कहलाएगा? यति होना चाहिए, यति। लय होना चाहिए और तुक होना चाहिए। तुक छंद, तुक, यति छोड़ दो, तुक लिख लो। तुक होना चाहिए, तुक, और छंद होना चाहिए, और साथ के साथ उसमें क्या होना चाहिए? लय। मेन है यही रिदम, लय। लय को अंग्रेजी में कहते हैं रिदम, RHYTM, रिदम। ठीक, रिदम। तुक भी होना चाहिए, जरूरी नहीं कि बहुत तुक हो, छंद भी। ये दोनों इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना इम्पोर्टेंट ये है। लय जरूर होना चाहिए, समझ गए? हाँ, तुक बता रहे हैं। जैसे तुम तुक भिड़ा भिड़ा के कुछ कहते हो न, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी तू मेरी सालू। आलू से किसका जुड़ा है? सालू न। जैसे मुझे था कुछ काम न, जैसे वह जब तक खाते रहोगे तुम पापड़ तब तक खाते रहोगे तुम मेरा झापड़। पापड़ झापड़ ये तुक है।
ऐसा तुकबंदी करके किसी चीज को तुक भिड़ा भिड़ा के बना दो, आगे इधर जैसे वही तुक मिल जाए वहाँ, कुछ भी तुम कहो, जैसे कोई भी काम बोलो। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, आलू लालू, समझ गए। जैसे तुकबंदी चाहे जिसको आप तुकबंदी करना, यानी लास्ट वाले शब्दों को क्या करना, भिड़ा भिड़ा के तुक बनाते चलना। गाना बना लो, कोई भी गाना बना लो ना, यही कहलाता है क्या, तुक, समझ गए। अब उसके बाद छंद हम आपको पढ़ाएंगे अलग से ना। छंद पिंगल शास्त्र है, पिंगल शास्त्र ने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, और छंद की बात हम वहाँ करेंगे। अब आगे आ जाएगा क्या, लय। ग्रामर के नियम का उल्लंघन ही क्या कहलाता है, लय कहलाता है। जैसे टेबल पर किताब रखी है, टेबल पर किताब रखी है, ये है गद्य। ये देखो एकदम हमने ग्रामर के नियम को लगा दिया है। टेबल पहले आएगा, टेबल संज्ञा, पर यानी रखना, आन, टेबल पर किताब रखी है, तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा, एकदम अच्छे से। इसमें देखो ग्रामर के नियम कानून लग रहा है। लेकिन अगर इसी को हम फेर बदल कर दें, इसी को क्या कर दें, फेर बदल कर दें और अपने भाषा में बना लें और मस्त कर दें, तो वही कहलाता है लय। है टेबल पर रखी किताब ना, है टेबल पर रखी किताब, नियम लग रहा है ग्रामर का। है इधर आ गया, टेबल उधर आ गया, है रख, तो चाहे जो ना, और चाहे जैसे कोई आदमी है, जैसे पढ़ रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, तो जैसे मोदी जी ने भ्रमण किया है ना, अमेरिका, चाइना और रसिया। अब कोई आदमी है ही खतरनाक, तो गद्य को भी पद्य बना देगा। मोदी ने भ्रमण किया अमेरिका, चाइना, रसिया, वो अलग की बात है ना। तो गद्य को भी कुछ लोग पद्य बना दे, तो उनका गाने का, वो इतने कलाकार हैं, तो उनको गद्य भी पढ़ते हैं तो कैसा लगता है, पद्य पढ़ रहे हैं। तो गद्य और पद्य में मेन अंतर यही है कि पद्य को लय से पढ़ा जाता है और गद्य को बिना लय। जैसे अब आप कोई कहानी पढ़ रहे हो तो क्या गाना गा के पढ़ते हो, लेकिन जब पद्य पढ़ा जाता है तो आदमी क्या करता है, लय उत्पन्न करता है, तो वही कहलाता है क्या, लय। इसको हम और अच्छे समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। बोलो, अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे ना। अब गद्य पद्य के बारे में बढ़िया समझेंगे धीरे धीरे करके।